चलिए फ्रेंड्स, कल्पाश के 300 डे हार्ड चैलेंज में आप लोग अभी तक 43 डेज कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 4300 क्वेश्चन 4300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज 44th डे में हम लोग हैं। एक बार फिर से हम लोग जो है पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे हम बढ़ाते हैं, इस सिलसिले को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को जो है वो है ना, इसके रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उसको हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट जो है वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग करेक्ट है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन संविधान के लागू होने के साथ हुआ था। ठीक है, इनकरेक्ट है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों को पता है कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि उद्घाटन इनॉग्रेशन जो हुआ वो 28 जनवरी को हुआ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपील की सर्वोच्च अदालत के रूप में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल की जगह ली। करेक्ट है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस्ड द ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। हमको पता है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है वो पहले प्रिवी काउंसिल हुआ करता था, बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑब्वियस सी बात है कि उसको रिप्लेस करके और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, है ना, उसकी जगह ली है। आपका आंसर हो जाएगा बी, केवल सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। संसद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निभाई गई भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू द रोल प्लेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है ना, यानी कि पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट होता है उसकी रोल को लेकर के कुछ स्टेटमेंट है। हमको फिर से यहाँ पर जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले लोकसभा के 2 सदस्यों को नामित करता है। ठीक है, इनकरेक्ट है। He may nominate 2 members of the Lok Sabha having special knowledge in literature, science, art and social service। ठीक है, इनकरेक्ट है। हमको पता है इन 4 सेगमेंट से जो है वो 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। ठीक है, वैसे भी अपन लोग देखते हैं 104th अमेंडमेंट के बाद लोकसभा में नॉमिनेशन जो था वो उसका प्रोविजन खत्म कर दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। बिल्कुल करेक्ट है। He lays the reports of the controller and auditor general before the parliament। करेक्ट। आर्टिकल 151 में अपन लोग देखते हैं कि, है ना, इसकी रिपोर्ट के रिगार्डिंग जो है वो जो है प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पार्लियामेंट में इसको रखवाता है। यानी कि फिर से आपका जो है वो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय प्रेसिडेंट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 104th अमेंडमेंट के बाद अपन लोग देखते हैं कि, है ना, 0 मेंबर्स को जो है वो नॉमिनेट करता है। ठीक है, यानी कि अब नॉमिनेशन का प्रोसेस जो है वो लोकसभा में खत्म हो गया है। पहले 2 एंग्लो इंडियंस को वो नॉमिनेट करता था आर्टिकल 331 में, लेकिन अब 104th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविजन खत्म हो गया, यानी कि अब 0 मेंबर्स को वो नॉमिनेट कर सकता है लोकसभा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, सही को। संविधान राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट नहीं करता है। इनकरेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमको पता है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद, ठीक है ना, यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों पे जो है वो क्या कर दी गई है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ से डिसाइड कर दी गई है, जो कि, है ना, इलेक्टेड हाउस के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह कि किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है। द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू द एनी कोर्ट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर से आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल नहीं है। कुछ, है ना, यहाँ पर 8th शेड्यूल की कुछ लैंग्वेजेस दी हुई है, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सी जो है वो 8th शेड्यूल में मेंशन नहीं है। डोगरी, राजस्थानी, सिंधी, मणिपुरी। ठीक है, राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी जो है आपका आंसर होगा। राजस्थानी जो है वो 8th शेड्यूल में मेंशन नहीं है, बाकी जो है वो यहाँ पर मेंशन है, हमको पता ही है। ठीक है ना। सिंधी हमने देखा था कि, है ना, सबसे पहले इंक्लूड की गई थी, 14 लैंग्वेजेस थी, 15 लैंग्वेजेस के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। मणिपुरी और डोगरी को भी बाद में जो है वो, है ना, सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स के थ्रू जोड़ दिया गया। तो आपका आंसर हो गया, ठीक है, राजस्थानी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसमें भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान किए गए। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजंस यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग प्रोविजंस करते हैं।
ठीक है। भाग 9 पार्ट 9 हमको पता है, पार्ट 9 में जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है, ठीक है। पार्ट 3 में जो है कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 में भी कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। भाग 4 में डीपीएसपी हमको पता है कि आर्टिकल 40 में इसके प्रोविजन है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग भी जो है वो है ना स्थानीय संस्थाओं को जो है अनुदान दिए जाने के संबंध में रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। यानी कि पार्ट 9 में जो है इसके रिगार्डिंग हमको देखने को मिलता है। पार्ट 3 में कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 324 में भी कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। पार्ट 4 डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में जो है इसके रिगार्डिंग प्रोविजन दिए हुए हैं। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग है, बट ये लोकल गवर्नमेंट्स को जो है वो ग्रांट देने के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। तो यानी कि आपका फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, नोटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में, यानी कि यहाँ पर नन ऑफ द अबव नोटा के संबंध में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इन स्टेटमेंट्स में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट सही है। नोटा विकल्प के विरुद्ध डाले गए वोटों की गिनती उम्मीदवारों द्वारा मतदान किए गए कुल वैध मतदाताओं में की जाती है, जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों को सुरक्षा जमा राशि वापस करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। द वोट्स पोल्ड अगेंस्ट द नोटा ऑप्शन आर काउंटेड इन द टोटल वैलिड वोटर्स पोल्ड बाय द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द पर्पस ऑफ द रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स टू द कैंडिडेट्स, ठीक है। गलत है। भले ही नोटा वोट किसी भी उम्मीदवार द्वारा डाले गए वोटों की संख्या से अधिक हो, लेकिन सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए। करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट। इवन इफ द नोटा वोट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय एनी ऑफ द कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स हैज टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, हमको पता है, ठीक है। नोटा के वो अभी तक अपन लोग देखते हैं कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया है कि अगर है ना कैंडिडेट से ज्यादा उसका अगर वोटिंग होता है उसके फेवर में तो इलेक्शन फिर से होंगे, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, इसलिए जो सबसे ज्यादा वोट लेकर के कैंडिडेट आएगा उसको है ना इलेक्टेड कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे। सेकंड यानी कि फिर से है ना 7th का भी 20 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसको संविधान में संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। संविधान में अयोग्यता यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो डिस्क्वालिफिकेशंस, किसके डिस्क्वालिफिकेशंस, इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। किन किन को जो है वो एज ए डिस्क्वालिफिकेशन डिक्लेयर किया हुआ है, हमको आइडेंटिफाई यहाँ पर करना है। संघ या राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है, करेक्ट है। आर्टिकल 102 में जो है डिस्क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं। होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। अनुत्तरित दिवालिया, ठीक है, ये भी करेक्ट है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो भी क्या हो जाएगा वो डिस्क्वालीफाई। अस्पृश्यता, दहेज और सती जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार करने और उनका अभ्यास करने के लिए दंडित किया गया, ठीक है। ये जो है आर्टिकल 102 में मेंशन नहीं है। punished for preaching and practicing social crimes such as untouchability, dowry and sati, इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी फ्रेंड्स, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सॉरी which one of the following statements are correct with reference to the speaker of the state legislative assembly, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अपनी पार्टी की सदस्यता इस्तीफा दे देता है, इनकरेक्ट है। द स्पीकर वंस इलेक्टेड रिजाइन्स फ्रॉम हिज पार्टी मेंबरशिप, ठीक है ना, इनकरेक्ट है। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, हमको देखने को नहीं मिलता ऐसा प्रोविजन। ब्रिटेन में हमको देखने को मिलता है कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर होता है, जब वो स्पीकर इलेक्ट हो जाता है तो वो अपने ऑफिस से यानी कि अपनी जो पार्टी की मेंबरशिप होती है उससे रिजाइन कर देता है। पर इंडिया में ऐसा कोई अभी तक प्रोविजन नहीं है। उसे विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। He can be removed by a resolution passed by a majority of all the then members of the assembly, करेक्ट है। वह उपाध्यक्ष को पत्र लिख करके इस्तीफा दे सकता है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। He resigns by writing to the deputy speaker, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों का आनंद ले सकता है। Who among the following can enjoy the privileges of the state legislature, राज्यपाल यानी कि गवर्नर को हमको पता है कि कोई प्रिविलेज नहीं मिलते हैं। राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है, करेक्ट है। राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर्स, करेक्ट, ठीक है। यानी कि इनमें से केवल एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट और स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं,
है ना प्रिविलेजेस जो कि मेंबर्स को मिले हुए होते हैं वो एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार सेकंड और थर्ड जो है वो आपका करेक्ट है ना, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, है ना। करेक्ट जो स्टेटमेंट्स है उनको आइडेंटिफाई करना है। सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी गैर सैन्य भारतीय न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय या आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का विवेकाधिकार है। करेक्ट है। The Supreme Court has the discretion to grant special leave to appeal from a judgment or order of any non-military Indian court or tribunal. करेक्ट है, हमको पता है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है। ठीक है, वो चाहे तो जो है स्पेशल लीव दे सकता है और चाहे तो नहीं दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किसी भी कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर अपनी सलाह देने से इनकार कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। The Supreme Court may refuse to tender its advice on any question of law or fact of public importance as referred by the President. ठीक है, करेक्ट है। आर्टिकल 143 में जो है वो है ना एडवाइजरी जुरिसडिक्शन दिया हुआ है, लेकिन ये जुरिसडिक्शन के अंतर्गत जब प्रेसिडेंट उससे किसी तरीके की एडवाइस मांगता है तो ठीक है ये बाइंडिंग नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो एडवाइस दे और चाहे तो देने से मना भी कर सकता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय अपने पिछले निर्णय से बाध्य नहीं है और न्याय या सामुदायिक कल्याण के हित में इससे अलग निर्णय ले सकता है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स प्रीवियस डिसीजंस एंड कैन डिपार्ट फ्रॉम इट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस और कम्युनिटी वेलफेयर। ठीक है, हमको पता है पहले भी कई ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें अपन लोग देखते हैं कि पिछले केसेस के डिसीजन को पलटते हुए अगले केसेस में जो है उनको चेंज किया है। जैसे अपन लोगों ने देखा था गोलकनाथ वाले केस में। ठीक है, गोलकनाथ वाले केस में 1967 में जो डिसीजन दिया था उसको केशवानंद वाले केस में 1973 में उन्होंने चेंज कर दिया था। यानी कि हम लोग देख सकते हैं 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन। ठीक है ना, फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है वो है ना स्टेटमेंट दिए हुए हैं। यह 7 औद्योगिक क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करने की एक वैश्विक पहल है। करेक्ट। ठीक है, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू डीकार्बोनाइज 7 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। इस इनिशिएटिव को COP26 में लिया गया था। यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि भाई क्या किया जाए, जो 7 बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन करने वाले इंडस्ट्रीज हैं इनके डीकार्बोनाइजेशन के लिए जो है हमको प्लान लेकर के आना चाहिए। तो ये क्या है, एक यूएस इनिशिएटिव है जिसमें अपन लोग देखते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो है वो है ना कार्बन एमिशन की प्रॉब्लम को एड्रेस करने का जो है वो कोशिश किया गया है। भारत ने हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन की लीडरशिप मीटिंग में भाग लिया। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इंडिया रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन लीडरशिप मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। करेक्ट है, बिल्कुल 2023 में जो मीटिंग हुआ था उसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था। यानी कि आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अधीनस्थ न्यायपालिका का पूरे भारत में एक समान संगठनात्मक ढांचा, नामकरण और अधिकार क्षेत्र है। इनकरेक्ट है। ठीक है, द सबऑर्डिनेट जुडिशरी हैज अ स्ट्रिक्टली फॉर यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर एंड जुरिसडिक्शन थ्रू आउट द इंडिया। हम लोगों को पता है कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी में ना तो स्ट्रक्चर पूरी सब जगह एक जैसा है और नहीं जुरिसडिक्शन सब जगह एक जैसा है। सब जगह अलग अलग हम लोगों को देखने को मिलता है। मुंसिफ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। द जुरिसडिक्शन ऑफ मुंसिफ कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय द हाई कोर्ट्स। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। मुंसिफ का न्यायालय जो होता है, मुंसिफ का न्यायालय क्या का जुरिसडिक्शन क्या होगा, किन केसेस को वो देख सकता है, सुन सकता है, इसको लेकर के जो है उसके जुरिसडिक्शन को डिसाइड करने का काम हाई कोर्ट करता है। केवल बी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आता है? Which of the following states are covered under the provisions of the पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, या जिसको आप लोग जो है वो पॉपुलरली पेसा एक्ट के नाम से जानते हैं, जो 1996 में लेकर के आया गया था। ठीक है, तो अपने को देखना है कि इनमें से कौन से स्टेट है जहां पर पेसा एक्ट को जो है वो इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, टोटल 10 स्टेट से जिनमें से अपन लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो 10 स्टेट्स हैं उनमें से आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सी। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ पर क्या किया है, पेसा एक्ट को आगे इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त किया जाता है?
हु अमंग द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर, एडवाइस के ऊपर इनमें से किन अथॉरिटीज को वो अपॉइंट करते हैं? वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, करेक्ट है, ठीक है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, करेक्ट है बिल्कुल। चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल को जो है वो नहीं करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो है वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, अपॉइंटमेंट कमेटी के थ्रू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विपक्ष के नेता एलओपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करना है। एलओपी का पद एक संवैधानिक पद है, इनकरेक्ट है, ठीक है। द ऑफिस ऑफ द एलओपी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, हमको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी एलओपी का जो है मेंशन नहीं किया गया है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं बनाया गया है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सदन की कुल सदस्य संख्या के 10वें हिस्से से कम सीटें न रखने वाले सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को उस सदन में एलओपी के रूप में मान्यता दी जाती है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज रिकॉग्नाइज्ड एज द एलओपी इन दैट हाउस। हमको पता है 1/10 जो है वो एटलीस्ट मेंबर आपके होना जरूरी है। अगर 1/10 मेंबर नहीं होंगे तो इन दैट केस आपको लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। एलओपी को कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती हैं, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द एलओपी इज आल्सो एंटाइटल्ड टू द सैलरी अलाउंसेस एंड द अदर फैसिलिटीज इक्विवेलेंट टू द दैट ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर जो है उनका दर्जा होता है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं उनके संबंध में यहाँ पर अपन लोग देखते हैं सीनियर एडवोकेट्स के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। सीनियर एडवोकेट्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से जो है वो करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट्स को जो है आपको आइडेंटिफाई करना है। ये वे अधिवक्ता हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। These are advocates who are designated as senior advocates by the Supreme Court of India or by any high court, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। वे बिना किसी अधिवक्ता के सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकते। They cannot appear in the Supreme Court without an advocate on record, ठीक है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। They cannot appear in the Supreme Court without an advocate on record, ठीक है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उनको एक एग्जाम होता है जिसको क्वालिफाई करना होता है, जिसके बाद उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड माना जाता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है। केवल वरिष्ठ अधिवक्ता ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई मामला या दस्तावेज दाखिल करने के लिए हकदार है, इनकरेक्ट है, ठीक है। Only senior advocates are entitled to file any matter or document before the Supreme Court, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, यानी कि फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, सही नहीं है, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट्स है उनको आइडेंटिफाई करना है। सभी राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, इनकरेक्ट है। ऑल स्टेट्स आर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, हम इनकरेक्ट है। हमको पता है पॉपुलेशन की बेसिस पे जो है वो इनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, फोर्थ शेड्यूल में जो इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। हमारे यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, जैसे यूएसए में हम लोग देखते हैं सीनेट में इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होता है। संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों आवंटन करने से संबंधित है, करेक्ट। द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी हमने देखा फोर्थ शेड्यूल जो है वो अलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट करता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकता है, यानी कि यहाँ पर अपन लोगों ने देखा है कुछ लोग दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनको हमको देखना है कि इनमें से कौन कौन जो है वो है ना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। राज्य की नगर पालिकाओं के सदस्य, करेक्ट है, हम लोगों को पता है।
ठीक है, मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, स्टेट में जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं उनके मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 1/3 मेंबर जो होते हैं वो, है ना, लोकल गवर्नमेंट से जो आते हैं वो अपॉइंट करते हैं। 3 साल के स्नातक और राज्य के भीतर रहने वाले, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। ग्रेजुएट्स ऑफ 3 इयर्स स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन द स्टेट्स, 1/12 मेंबर्स जो है वो ऐसे ग्रेजुएट्स जो है वो इलेक्ट करते हैं। ठीक है, माध्यमिक विद्यालय से कम मानक वाले राज्यसभा में 3 साल के शिक्षक। टीचर्स ऑफ 3 इयर्स स्टैंडिंग इन अ स्टेट नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, यानी कि ऐसे शिक्षक जो कम से कम जिन्होंने माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर पढ़ाया हुआ है और कम से कम 3 साल तक उन्होंने पढ़ाया है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, हमको पता है, ये भी 1/12 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, टीचर्स ऑफ 3 इयर्स स्टैंडिंग इन अ स्टेट नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल्स। ठीक है, तो ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। राज्य की विधानसभा के सदस्य, करेक्ट है ना, ये भी करेक्ट है। 1/3 मेंबर्स जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर सिलेक्ट करते हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, करेक्ट है। तो 1, 2, 3, 4 सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को लेते हैं। महानगर नियोजन समिति, ठीक है, महानगर नियोजन समिति यानी कि मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन से सही हैं। यानी कि मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी जो होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आर्टिकल 243 ZE में जो है इसको मेंशन किया गया है। राज्य विधानमंडल महानगर नियोजन समितियों की संरचना के लिए प्रावधान कर सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजंस फॉर द कंपोजिशन ऑफ मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमिटीज, हमको पता है ना, स्टेट के पास ये प्रोविजन होते करने के लिए अथॉरिटी होती है। इसके 3/4 सदस्यों को महानगरीय क्षेत्र में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा अपने बीच से चुना जाना चाहिए। गलत है ना, गलत है, 3/4 नहीं। ठीक है, कितना होता है, 2/3, 2/3 होता है। ठीक है, 3/4 ऑफ इट्स मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज एंड चेयरपर्सन्स ऑफ द पंचायत इन द मेट्रोपोलिटन एरिया फ्रॉम अमंग्स देमसेल्फ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमको पता है। ऐसे मेंबर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2/3 होते हैं। ठीक है, 2/3 होते हैं। ऐसी समितियों के अध्यक्ष विकास योजना को राज्य सरकार को अग्रेषित करेंगे, करेक्ट है। ठीक है, द चेयरपर्सन ऑफ सच कमिटीज शेल फॉरवर्ड द डेवलपमेंट प्लान टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश नहीं बना सकता है। यानी कि, है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द गवर्नर कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे, है ना, कुछ ऐसी कंडीशंस दी हुई हैं जिनके रिगार्डिंग हमको ये देखना है कि, है ना, ऐसी कंडीशंस में वो प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन के बिना बना सकता है या नहीं बना सकता है। तो हमको क्या करना है, करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। यदि समान प्रावधानों वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती। ठीक है ना, आर्टिकल 213 में हम लोगों को पता हुआ है कि जो गवर्नर होता है उसकी ऑर्डिनेंस के प्रोम्युलगेट करने की अथॉरिटी दी हुई है। If a bill containing the same provisions would have required the sanction of the president for its introduction into the state legislature, यानी कि कोई ऐसा बिल होता है जिसको, है ना, जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिसको पास करने के लिए प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो होती। ठीक है, असेंट उसकी चाहिए होती। ठीक है, तो उस पर अगर उसको अध्यादेश भी बनाना है, ऑर्डिनेंस भी बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ेंगे। यदि वह समान प्रावधानों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना आवश्यक समझते। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। If he would have deemed it necessary to reserve a bill containing the same provision for the consideration of the president, ठीक है, यदि ऐसा बिल पास होकर के उसके पास जाता और उसको ऐसा लगता है कि ये बिल मेरे पास आता तो मेरे को इसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना होता। ठीक है, तो ऐसे किसी कंडीशन में अगर उसको ऑर्डिनेंस भी इशू करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे। यदि समान प्रावधानों वाले राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त किए बिना अमान्य हो जाता, करेक्ट। If an act of the state legislature containing the same provisions would have been invalid without receiving the president assent। ठीक है, तो तीनों की तीनों कंडीशन सही है, 1, 2, 3 आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को लेते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षमा का तात्पर्य है सजा की अवधि को उसके स्वरूप में परिवर्तन किए बिना कम करना। ठीक है, यानी कि रेमिशन इंप्लाइज reducing the period। ठीक है, reducing the period of sentence without changing its character, करेक्ट है। ठीक है, यानी कि रेमिशन में क्या होता है, जो पनिशमेंट होता है उसके कैरेक्टर को चेंज किए बिना उसकी जो ड्यूरेशन है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रेमिशन के संदर्भ में बात की जा रही है, क्या किया जाएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या हो गया, पहला करेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा लघुकरण का तात्पर्य है एक प्रकार की सजा को हल्के प्रकार की सजा से प्रतिस्थापित करना।
ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कम्यूटेशन डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म, करेक्ट है। कम्यूटेशन में क्या होता है, यही होता है कि जस्ट उसके नीचे आने वाले जो अपन लोग देखते हैं कि पनिशमेंट होते हैं उसमें उसको कन्वर्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को कैपिटल पनिशमेंट है तो कैपिटल पनिशमेंट को क्या कर सकता है, उसको चेंज करके वो क्या कर सकता है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उसको जो है वो चेंज कर सकता है। यानी कि अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उस मृत्युदंड को वो आजीवन कारावास में बदल सकता है। यानी कि कम्यूटेशन में क्या कर सकता है, उसकी नेचर को चेंज कर सकता है, ठीक है, नेचर को वो चेंज कर सकता है, ठीक है। छूट का तात्पर्य है कि किसी विशेष कारण से मूल रूप से दी गई सजा के स्थान पर कम सजा देना। रेस्पाइट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल रीजन, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है। हमको पता है जैसे प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमन, मान लीजिए कोई वुमेन ऑफेंडर है और अगर वो प्रेग्नेंट है तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है, उसकी है ना, उसकी जो मेंशन्ड है सजा, उस मेंशन्ड सजा से कम सजा उसको दी जा सकती है, ठीक है ना। छूट का तात्पर्य है किसी विशेष कारण से, ठीक है, विशेष कारण के चलते क्या कर सकता है, तो आर्टिकल 71 में जो है ये है ना प्रेसिडेंट की पार्डन पावर जो दी हुई है उसके रिगार्डिंग ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति, करेक्ट है। पावर ऑफ पनिशमेंट फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ठीक है, हम लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, ठीक है, इसीलिए उसको अपन लोग देखते हैं कि उसके कंटेम्प्ट के ऊपर उसको जो है वो पनिशमेंट देने की अथॉरिटी होती है, ठीक है। अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता, ठीक है, करेक्ट है। फ्रीडम फॉर टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, ठीक है, वो अपना स्टाफ खुद अपॉइंट करते हैं, उसमें किसी तरीके का एक्सटर्नल इंटरफेयर नहीं होता है। सेवानिवृत्ति के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, पता है अपन लोगों को, ये भी होता है। एब्सोल्यूट जो है वो बैन होता है, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके रिगार्डिंग जो बैन होता है वो तो एब्सोल्यूट होता है, वो कहीं पर भी, ठीक है ना, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं पर भी जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। संसद द्वारा इसके अधिकार क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती, ये भी करेक्ट है। इट्स जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी नहीं है, वो उसकी अथॉरिटी को बढ़ा सकता है लेकिन अथॉरिटी को कम नहीं कर सकता। तो चारों के चारों स्टेटमेंट जो है उसके इंडिपेंडेंस को एश्योर करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श के बाद संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है, इनकरेक्ट है। गवर्नर अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट आफ्टर द कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट, ठीक है, हम लोगों को पता है गवर्नर अपॉइंटमेंट नहीं करता, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन अ स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है, यानी कि है ना हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से जो है गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं, उनकी प्रमोशन करते हैं, उसके रिगार्डिंग जो है डिसीजंस लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को लेके मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इन स्टेटमेंट में से आपको क्या करना है, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट्स को जो है आइडेंटिफाई करना है। भारत के संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा, नियुक्त किए जाने से पहले, ठीक है, इनकरेक्ट है। According to the Constitution of India, a person must prove his majority in the Legislative Assembly before he is appointed as the Chief Minister, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमको पता है बहुमत जो है वो पहले साबित करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, बहुमत बाद में साबित करना होता है, ठीक है। ये बहुमत साबित करने की बात कब आती है, जब किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलता है, ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट जैसी कंडीशंस होती है, ठीक है। तो ये अगर करना भी होता है मेजोरिटी प्रूव, तो वो कब करना होता है, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर, इनकरेक्ट है, हमको पता है सॉरी, ऐसा कोई इंडिविजुअल जो कि मेंबर नहीं है उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है, बट विद इन 6 मंथ उसको जो है वो है ना मेंबर बनना पड़ेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया डी, ठीक है, नाइदर 1 नॉर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, परामर्शदात्री समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कंसल्टेटिव कमिटीज के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इनको देखते हुए हमको क्या करना है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है उनको आइडेंटिफाई करना है। ये समितियां सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर मंत्रियों और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, करेक्ट है। These committees provide a forum for informal discussion between the minister and the members of parliament
ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अनऑफिशियल अपन लोग देखते हैं कि ये सोर्स है जहां पर अपन लोग देखते हैं कंसल्टेशन के लिए, उनके बीच में डिस्कशन के लिए जो है एक है ना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का ये काम करते हैं, जहां पर वो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इन समितियों का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दिस कमिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? 73, ठीक है, यानी कि 73 संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन से अनिवार्य प्रावधान है, यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन से जो है वो कंपलसरी हैं, ठीक है। कुल कौन से प्रोविजंस कंपलसरी प्रोविजंस हैं, ठीक है ना, अनिवार्य हैं, ठीक है। त्रिस्तरीय व्यवस्था करेक्ट है। 3 टायर सिस्टम हमको पता है, 3 टायर सिस्टम जो है वो कंपलसरी है। ग्राम सभा का गठन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा 243A, ठीक है, ये भी कंपलसरी प्रोविजन है। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ठीक है, ये भी करेक्ट है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन आर्टिकल 243D, ये भी करेक्ट है, ठीक है। वित्तीय शक्तियां प्रदान करना पंचायतों को, ठीक है, ये नहीं है। ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर टू द पंचायत, ठीक है ना, ये नहीं है। ये क्या है? वॉलंटरी प्रोविजन है, चाहे तो स्टेट दें चाहे तो नहीं दें। स्थानीय निकायों में सांसदों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, ये भी कंपलसरी प्रोविजन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमपीज इन लोकल बॉडीज, ठीक है, हमको पता है आर्टिकल 243E में जो इनकी जो अपन लोग देखते हैं स्ट्रक्चर दी हुई है वहां पर, ठीक है, ये क्या है? वॉलंटरी प्रोविजन है। चाहे तो एमपीज को जो है वहां पर जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, चाहे तो न दिया जाए। यानी कि आपका जो स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं वो क्या है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। यानी कि 3 टायर सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, ये क्या है? कंपलसरी प्रोविजन है। बाकी प्रोविजन जो है वो कंपलसरी नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नगर निगमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इन स्टेटमेंट में से आपको क्या करना है? करेक्ट सही जो है स्टेटमेंट्स उनको आइडेंटिफाई करना है। नगर निगम की परिषद निगम का एक विधायी अंग है जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, ठीक है, करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। द काउंसिल ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द कॉर्पोरेशन कंसिस्टिंग ऑफ द बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। हमको पता है इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही तरह के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। महापौर का मुख्य कार्यकारी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मेयर्स मेन फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ है ना। महापौर का मुख्य कार्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना है, ठीक है, बिल्कुल। मेयर्स मेन फंक्शन इज टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल, ठीक है। मेयर हमको पता है, मेयर जो है वो क्या होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है मीटिंग्स का, ठीक है। नगर आयुक्त, नगर निगम का आयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, सीईओ होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी जो है वो आपका क्या है? करेक्ट है। द म्यूनिसिपल कमिश्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है वो क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि स्टेट्स में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाते हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना राज्यपाल द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से की जाती है, ठीक है, इनकरेक्ट है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नर, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स, ठीक है, इनकरेक्ट है, क्योंकि कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है, गवर्नर नहीं करता है, राज्यपाल नहीं करता है, कौन करता है? राज्य सरकार करती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एफटीसी के न्यायाधीशों की नियुक्ति तदर्थ आधार पर की जाती है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। जजेस ऑफ एफटीसी आर अपॉइंटेड ऑन द एडहॉक बेसिस, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। जो एफटीसी के जजेस होते हैं वो एडहॉक बेसिस पर जो है वो टेम्परेरी बेसिस पर अपॉइंट किए जाते हैं, परमानेंटली नहीं किए जाते हैं, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सदन की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अधिकतम अवधि के लिए इसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रह सकता है। 60 डेज, हमको पता है 60 डेज मैक्सिमम 60 डेज तक के लिए जो कोई भी मेंबर है वो क्या कर सकता है ना, अब्सेंट रह सकता है, ठीक है। विदाउट सीकिंग द परमिशन ऑफ द हाउस, अ मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अब्सेंट फ्रॉम ऑल इट्स मीटिंग फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 डेज, 60 दिन के लिए रह सकता है। आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल हैं? ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ जो है वो है ना अथॉरिटीज दी हुई हैं, इनमें से हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज का जो है वो पार्ट होते हैं, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, ठीक है, इनकरेक्ट है ना। द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, हमको पता है केवल जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया आपका। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, करेक्ट है, हमको पता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, आर्टिकल 54 में जो आप लोग देखते हैं कि है ना इलेक्टोरल कॉलेज दिया हुआ है, तो उसमें है ना स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स और यूनियन टेरिटरीज की जो असेंबलीज है उनके इलेक्टेड मेंबर्स दोनों ही जो है उसका पार्ट होते हैं। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस विशेष परिस्थिति में संसद राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल कंडीशंस द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इंक्लूड्स इन द स्टेट लिस्ट। यानी कि यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनके रिगार्डिंग हम लोगों को देखना है कि इन कंडीशंस में कब कब जो पार्लियामेंट है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर भी लेजिस्लेशन कर सकते हैं। राष्ट्रहित में राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा समर्थित। ठीक है, करेक्ट है, हम लोगों को पता है राज्यसभा अगर इस तरह का प्रस्ताव पारित करती है कि भाई किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट में है कि उसके पार्लियामेंट कानून बनाए, तो वो बना सकते हैं। इन द नेशनल इंटरेस्ट बेक्ड बाय अ रिजोल्यूशन बाय राज्यसभा। ठीक है, करेक्ट है, आर्टिकल 249। जब दो या दो से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करते हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट है। व्हेन टू आर मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट। ठीक है, अगर टू आर मोर स्टेट्स इस तरीके से जो है पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं तो भी क्या किया जा सकता है, स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड इन्यूमरेटेड किसी सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट लेजिस्लेशन कर सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौतों को लागू करने के लिए। ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल, टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। ठीक है, किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए हमको संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, फिर भले से वो क्या हो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट आ रहा हो तो भी वो बना सकते हैं। जब राज्य विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू की गई हो। इनकरेक्ट है, when a model code of conduct has been implemented due to the state legislative election। ठीक है, आदर्श आचरण संहिता लगी होती है तब इस तरीके का कोई भी कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास नहीं होता है। 1, 2, 3 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। 32 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को लेते हैं। राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ना विद रेफरेंस टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी कि यहाँ पर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, सही कथन करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। यह राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के साथ सह विस्तृत है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इट इज को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटर। ठीक है, को एक्सटेंसिव क्यों है, को एक्सटेंसिव क्यों है, इसलिए क्योंकि जब है ना जब सेशन में नहीं होगा हाउस तब वो ये इस तरीके से ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ठीक है, तो को एक्सटेंसिव है। ठीक है, जब वो काम नहीं कर सकता तब फिर इसके पास से पावर रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, जो ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर होती है वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है। ठीक है, राज्य विधानमंडल के पुनः संवेद होने के 6 महीने ठीक है की समाप्ति पर अध्यादेश लागू नहीं होता है। इनकरेक्ट है। एंड ऑर्डिनेंस सीजेस टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 months। ठीक है, इनकरेक्ट है। हमको पता है 6 month नहीं, कितना होता है, 6 weeks होता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो गया ए। ठीक है ना, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज अ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेट अप अंडर द आर्टिकल 263। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्य परिषदें जो होती हैं, अंतरराज्य परिषदों की जो स्थापना की गई है, इनमें से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई है। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज अ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेट अप अंडर द आर्टिकल 263। ठीक है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966, राजमंड्री कमेटी 1969, सरकारिया कमीशन 1983, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सरकारिया कमीशन ने जो है इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन किया था, सरकारिया कमीशन 1983। ठीक है, 1983 में ये कमीशन बना था, रणजीत सिंह सरकारिया जो है उनकी चेयरमैनशिप में इन्होंने 1987 में अपने रिकमेंडेशन जो है वो दिए थे। ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल जो बनाए गए थे वो सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पर बनाए गए थे। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति का नेतृत्व किया था? सरदार पटेल। ठीक है, who among the following headed the advisory committee on fundamental rights, minorities and tribal and excluded areas, a
कमेटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, एस सी मुखर्जी, मौलाना आजाद, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल जो है वो इस कमेटी के चेयरमैन थे, इन्होंने इसको लीड किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को लेते हैं। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि ग्राम सभा के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनके अंतर्गत हमको क्या करना है, सही करेक्ट स्टेटमेंट्स को जो है हमको आइडेंटिफाई करना है। कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो ग्राम सभा के रिगार्डिंग यहाँ पर दिए हुए हैं वो करेक्ट है। यह एक ग्राम सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पात्र मतदाता शामिल होते हैं, ठीक है, करेक्ट है। इट इज अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स इन एरिया ऑफ अ पंचायत, ठीक है। आर्टिकल 243 हमको पता है, ठीक है। पंचायत के अंदर जितने भी अपन लोग देखते हैं, जितने भी है ना इलेक्टेड वोटर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, है ना, ग्राम सभा का पार्ट होते हैं, ठीक है, विलेज असेंबली का पार्ट होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। यह राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित ग्राम स्तर पर शक्तियों का प्रयोग और कार्य कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड इट मे एक्सरसाइज पावर्स एंड परफॉर्म फंक्शंस एट द विलेज लेवल एज द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट डिटरमाइंस, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 37 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अनुच्छेद 352 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि रिगार्डिंग द आर्टिकल 352 कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट। यदि युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसका जम्मू और कश्मीर पर स्वतः विस्तार हो जाता है, ठीक है, करेक्ट है। If national emergency is proclaimed because of war or external aggression, it has automatic extension to Jammu and Kashmir, करेक्ट है, ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसका जम्मू और कश्मीर पर स्वतः विस्तार नहीं होता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ठीक है, तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, ठीक है, घोषणा करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इफ नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन then it does not automatically extend it to Jammu and Kashmir, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑटोमेटिकली जो है वो इसका एक्सटेंशन नहीं होगा, ठीक है, करना पड़ेगा। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसका जम्मू कश्मीर पर स्वतः विस्तार हो जाता है, स्वतः विस्तार नहीं होगा, यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इफ नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबेलियन देन इट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड्स टू द जम्मू एंड कश्मीर, ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ऑटोमेटिकली एक्सटेंड नहीं होगा, अगर आर्म्ड रेबेलियन की बेसिस पर लगाया तो अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पर उसको एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को लेते हैं। कैबिनेट प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी कि कैबिनेट सिस्टम के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा कथन गलत है। कैबिनेट की कार्यवाही गुप्त रखी जाती है, करेक्ट है। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कैबिनेट आर केप्ट सीक्रेट, बिल्कुल सही, ठीक है। प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, करेक्ट है। द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स द कैबिनेट मीटिंग, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कैबिनेट के सदस्यों का चुनाव प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, करेक्ट है। मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर, करेक्ट है। आंतरिक कैबिनेट हमारे संविधान द्वारा निर्धारित की गई। इनर कैबिनेट हैज बीन स्टिपुलेटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इनकरेक्ट है। आंतरिक कैबिनेट या जिसको किचन कैबिनेट भी कई बोला जाता है, कई बार बोला जाता है, इनर कैबिनेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट के रिगार्डिंग जो है वो कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत किया जाता है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का गठन 280(1) के तहत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, हमको पता है, आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि रिगार्डिंग द रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत उच्च न्यायालय एक साधारण कानूनी अधिकार के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है, बिल्कुल करेक्ट। अनलाइक द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ इवन ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट जुरिडिक्शन दिए हुए उसमें यही डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट केवल क्या कर सकता है, केवल वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के मैटर में ही क्या करेगा, रिट्स इशू करेगा, जबकि अपन लोग देखते हैं कि ये जो है हाई कोर्ट वो किसी ऑर्डिनरी वायलेशन के रिगार्डिंग भी इशू कर सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रिट क्षेत्राधिकार संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, करेक्ट है। रिट जुरिडिक्शन इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट इसको माना गया है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अनुच्छेद 161 में दी गई राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें,
ठीक है, यानी कि आर्टिकल 161 में अपन लोग देखते हैं गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर्स दी हुई है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, यानी पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर की रिगार्डिंग आपको देखना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। वह मृत्युदंड को माफ कर सकता है, ठीक है, इनकरेक्ट है। ही कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस, इनकरेक्ट है। हमको पता है कि डेथ सेंटेंस को पार्डन केवल कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर के पास ये अथॉरिटी नहीं होती। वह किसी भी व्यक्ति को किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर क्षमा प्रदान कर सकता है जो किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति लागू होती है, ठीक है, लागू होती है। He can grant pardon to any person convicted of any offense against any law related to the matter to which the executive power of the state extends, बिल्कुल करेक्ट है ना। वो केवल ऐसे इश्यूज के रिगार्डिंग जो है पार्डन पावर एक्सरसाइज कर सकता है जो कि स्टेट लिस्ट में इन्यूमरेटेड है, ठीक है, जो इस पर है ना एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट जो है वो एक्सटेंड होती है, यानी कि आपका बी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। कोई व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष से अधिक समय तक अधिवक्ता रहा उसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, करेक्ट है। A person who has been an advocate for over 10 years in any high court can be appointed as the judge of the Supreme Court, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। या तो 10 इयर्स तक जो है वो क्या रहा हो, है ना, 10 इयर्स तक वो हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो या फिर 5 इयर्स तक का हाई कोर्ट का जो जज रहा हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल और न्यूनतम आयु तय नहीं की है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड द टेन्योर एज वेल एज द मिनिमम एज ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, करेक्ट है ना, तो उन्होंने टेन्योर डिसाइड किया और नहीं कोई मिनिमम एज डिसाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? Which of the following is the largest लोक सभा constituency of the India in terms of area? In terms of area, तो लद्दाख जो है वो क्या है आपका सबसे बड़ा, ठीक है, with reference to the area सबसे बड़ा जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, यानी कि विथ रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। वह किसी भी संख्या में कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र है। ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स, बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट है ना। हमारे यहाँ पर जो है वो टर्म के रिगार्डिंग कोई जो है वो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जरूर जो है वो 2 टर्म की जो है वो लिमिटेशन लगाता है। यूएस में कोई प्रेसिडेंट जो है वो केवल 2 टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, ऑफिस में जा सकते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा टर्म से रिलेटेड कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाया। वह ऐसी परिलब्धियों और विशेषाधिकारों का हकदार है जो संविधान द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, ठीक है, इनकरेक्ट है। He is entitled to such emoluments and privileges as may be determined by the Constitution itself, इनकरेक्ट है। जो पार्लियामेंट होता है वो डिसाइड करता है, संसद डिसाइड करता है। उसके पास योग्य और पॉकेट वीटो की शक्तियां नहीं थे, योग्य और पॉकेट वीटो। He is vested with qualified and pocket veto, ठीक है, इनकरेक्ट है, ठीक है ना। चलिए इनकरेक्ट है। हम लोग देखें तो वीटो जो होते हैं वो कितने 4 टाइप के होते हैं। पहला एब्सोल्यूट वीटो होता है, ठीक है, ये है ना, एब्सोल्यूट वीटो जो होता है वो ब्रिटिश क्राउन के पास होता है, ठीक है। सेकंड जो होता है वो क्वालिफाइड वीटो होता है जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट के पास होता है। थर्ड जो होता है सस्पेंसिव वीटो होता है जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है। फोर्थ जो होता है वो वीटो पावर होता है। वीटो पावर भी बेसिकली अपन देखते हैं कहां से निकला है, यूएस प्रेसिडेंट के, ठीक है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे प्रेसिडेंट का वीटो पावर जो है वो 3 वीटोस को मिलाकर के बना हुआ है। पहला एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। सेकंड क्वालिफाइड वीटो हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ठीक है। थर्ड अपन लोग देखते हैं सस्पेंसिव वीटो होता है, और फिर फोर्थ जो है वो कौन सा होता है, पॉकेट वीटो, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो जो है वो होता है, ठीक है। तो यानी कि क्वालिफाइड वीटो नहीं होता, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आपका जो है केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को ले लेते हैं। फायर एड पहल के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि फायर एड इनिशिएटिव के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से इनिशिएटिव जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके जंगल की आग को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है, ठीक है। इट एम्स एट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इफेक्टिवली मैनेज वाइल्ड फायर्स, ठीक है, करेक्ट है, अपने को पता है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया 2022 में।
इसका जो मेन एम्फेसिस है वो इस चीज के ऊपर है कि वाइल्ड फायर्स, जो कि अपन लोग देखते हैं नेचर के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं, तो इन वाइल्ड फायर्स को रोकने के लिए, इनका प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए क्या किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ना, इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लॉन्च किया गया। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि 2022 में इसको लॉन्च किया है। इट इज लॉन्च बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते हैं? ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट? वह सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक है, इनकरेक्ट है, he advises the governor with regard to the appointment of the solicitor general। ठीक है, अपन ने देखा है कि स्टेट का सॉलिसिटर जनरल होता है, उसके अपॉइंटमेंट भी कौन होता है? अपॉइंटमेंट कमेटी करती है। ठीक है, राज्यपाल नहीं करता है, गवर्नर नहीं करता है, वह अंतरराज्यीय परिषद का प्रमुख होता है। ठीक है, ये भी क्या है? इनकरेक्ट है, he heads the इंटरस्टेट काउंसिल। ठीक है, इनकरेक्ट है, इंटरस्टेट काउंसिल को जो है हेड नहीं करता है मुख्यमंत्री, सीएम, वह योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ठीक है, करेक्ट है, he is the chairman of the state planning board। ठीक है, यानी कि केवल थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा, है ना, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को लेते हैं। भारत में पंचायत राज के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि पंचायती राज से रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ कमिटीज दी हुई हैं, उनको उनके करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। अशोक मेहता समिति, जीवी राव समिति, तुंगन समिति, एल एम सिंघवी समिति। ठीक है, करेक्ट है ना। अशोक मेहता कमेटी 1977। ठीक है, जीवी राव कमेटी जो है वो 1985। ठीक है, तुंगन कमेटी 1989 और एल एम सिंघवी कमेटी जो है वो 1986। ठीक है, 1986। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोगों को लेना है, तो फर्स्ट हो जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद सेकंड आ जाएगा, उसके बाद फोर्थ आ जाएगा और फिर थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड, आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड। सबसे पहले अशोक मेहता समिति 1977 में आई, उसके बाद जीवी राव कमेटी 1985 में आई है, एल एम सिंघवी समिति जो है 1986 में, तुंगन समिति 1989 में। एल एम सिंघवी समिति काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं की रिकमेंडेशन की बेसिस पे जो है क्या किया गया था, इन्हीं की रिकमेंडेशन की बेसिस पे जो है वो पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 4 3 सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को लेते हैं। राज्य चुनाव आयोग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। इनकरेक्ट है, इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य चुनाव आयुक्त होता है। करेक्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, अपने को पता ही है 243 के में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि केवल एक मेंबर होता है। ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करता है। ये पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है। करेक्ट है, इट प्रिपेयर्स द इलेक्टोरल रोल्स फॉर द पंचायत इलेक्शंस। करेक्ट है, राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल करेक्ट है। The conditions of service of state election commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment। ठीक है, करेक्ट है, यह भारत के चुनाव आयोग की समग्र देखरेख में काम करता है। It works under the overall supervision of the Election Commission of India। इनकरेक्ट है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई सुपरविजन जो है इसके ऊपर डायरेक्टली नहीं होता है, वो इसके अंडर में काम नहीं करता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को लेते हैं। पंचायतों की अवधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत। ठीक है, 243 में जो है इसके अपन लोग देखते हैं कि ड्यूरेशन के रिगार्डिंग जो है वो प्रोविजन दिए हुए हैं। प्रत्येक स्तर पर पंचायत को 5 वर्ष का कार्यकाल प्रदान किया जाता है। करेक्ट है, पंचायत एट एवरी लेवल इज प्रोवाइडेड विद अ 5 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस। करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, 5 ईयर का टर्म, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो है ना विलेज लेवल पर, चाहे इंटरमीडिएट लेवल पर हो, चाहे फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, तीनों का टर्म 5 ईयर है। हर बार जब पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो नया चुनाव कराया जाना चाहिए, हर बार। ठीक है ना। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अ फ्रेश इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड एवरी टाइम। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, एवरी टाइम अ पंचायत इज प्रीमेच्योरली डिसॉल्व्ड। ठीक है, हमको पता है कि अगर 6 मंथ या लेस देन 6 मंथ का ड्यूरेशन बचा हुआ है तो इन दैट केस जो है वो फिर से इलेक्शन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर रिमेनिंग पीरियड 6 मंथ से ज्यादा है तो ही क्या किया जाएगा, तो हर बार एवरी टाइम जो है वो क्या हो गया, गलत। समय से पहले विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत को 5 वर्ष की पूरी अवधि नहीं मिलती है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। A पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन डज नॉट एंजॉय द फुल पीरियड ऑफ 5 years। पता है अपन को, जो रिमेनिंग पीरियड होता है केवल उसी के लिए ये बनती है। ठीक है, रिमेनिंग पीरियड तक ही ये काम करते हैं। ठीक है, यानी कि 2 years के बाद अगर इलेक्शन हुआ तो 3 years के लिए काम करेंगे, 5 years का टर्म इनको नहीं मिलेगा। यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है,
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 79 हमको पता है, ठीक है ना। हमारा पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस से मिलकर के बनता है, ठीक है। रीजन क्या हो गया, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, ठीक है, बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अ बिल पास्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट्स असेंट, ठीक है, बिल्कुल सही, दोनों करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट भी हैं और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट क्लेरिफिकेशन भी है। आपका आंसर क्या बन जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस समय लोकसभा द्वारा लेखानुदान पारित किया जाता है, यानी कि वोट ऑन अकाउंट जो है, वोट ऑन अकाउंट जो है वो अकाउंट से, वोट ऑन अकाउंट जो होता है वो लोकसभा कब पारित करता है, ठीक है ना। वोट ऑन अकाउंट कब पारित किया जाता है, बजट पर सामान्य चर्चा से पहले, नहीं, बिफोर जनरल डिस्कशन ऑन बजट, ठीक है, सामान्य चर्चा के बाद और अनुदानों की मांगों पर चर्चा से पहले, ठीक है, आफ्टर जनरल डिस्कशन एंड बिफोर डिस्कशन ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट, करेक्ट, ठीक है, बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर बनेगा बी। वोट ऑन अकाउंट के रिगार्डिंग जो है अपन लोग देखते हैं कि, है ना, आर्टिकल 115 में, आर्टिकल 116 में जो है वो प्रोविजन दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश शब्द में निम्नलिखित में से कौन कौन न्यायाधीश शामिल है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ नीचे जो है वो जजेस के नाम दिए हुए हैं, हमको देखना है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से कौन कौन से जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन जो आर्टिकल 233 में दी हुई है, डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन में कौन कौन इनमें से शामिल है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश करेक्ट है ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, ठीक है, संयुक्त जिला न्यायाधीश करेक्ट है, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज भी जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, लघुवाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेक्ट है, चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट, ठीक है, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ठीक है, करेक्ट है, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जैसे अपन लोग देखते हैं, है ना, महानगर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो होते हैं वहां पर इस तरीके के जो है वो आपको, है ना, मजिस्ट्रेट देखने को मिलते हैं। सत्र न्यायाधीश, ठीक है, सेशन जज, ठीक है, तो ऑल, है ना, 1 2 3 4 5 सारे के सारे जो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 को लेते हैं। ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि, है ना, यहाँ पर अपन लोग देखते हैं ग्राम न्यायालय यानी कि जो विलेज कोर्ट्स होती है उनके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ग्राम न्यायालय उन आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं जिनमें कथित अपराध के लिए अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है, इनकरेक्ट है, ठीक है। ग्राम न्यायालय कैन ट्राई क्रिमिनल केसेस वेयर द एलिज्ड ऑफेंस अट्रैक्ट्स अ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 3 years, ठीक है, इनकरेक्ट है, ठीक है। कितना है, मैक्सिमम 2 years, ऐसे मामले जिससे मैक्सिमम पनिशमेंट 2 years तक है उनको कौन ग्राम न्यायालय देख सकते हैं। पता है आपने को ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में बना था, इसको अक्टूबर 2000, है ना, 2 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था और उसमें प्रोविजन किए गए थे। ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में दिए गए साक्ष्य की नियमों से सख्ती से बंधे हुए हैं, ठीक है, इनकरेक्ट है। ग्राम न्यायालय आर स्ट्रिक्टली बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 उनके लिए बाइंडिंग नहीं होता है, उसके साथ वो, है ना, बाइंडिंग नहीं है कि उसके प्रोविजंस को वो फॉलो करें, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही जो है वो करेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि विद रेफरेंस टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको सही यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। वह ऐसी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार है जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है, इनकरेक्ट है, ठीक है। ही इज एंटाइटल्ड टू सच इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, इनकरेक्ट है। प्रेसिडेंट जो है इनके इमोल्यूमेंट्स को और उनको प्रिविलेजेस को डिसाइड करने का काम नहीं करते, ठीक है। जब वह 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो परिलब्धियां और भत्ते राज्यों द्वारा संसद द्वारा निर्धारित अनुपात में साझा किए जाते हैं, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। व्हेन ही इज द गवर्नर ऑफ 2 or more states, the emoluments and allowances are shared by the states in such proportion as determined by the parliament, इनकरेक्ट है, ठीक है। किस प्रोपोर्शन में जो है वो शेयर करेंगे ये कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं कि किस अनुपात में राज्य उनके वेतन भत्तों को बांटेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है वो क्या हो गया, दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के चुनाव आयोग को प्रत्येक राज्य को लोकसभा की सीटें आवंटित करने के तरीके को निर्धारित करने का अधिकार है, ठीक है, इनकरेक्ट है ना। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द मैनर इन विच लोकसभा सीट्स आर अलॉटेड टू ईच स्टेट, ठीक है। इलेक्शन कमीशन चीज जो है वो ये डिसाइड करने का काम नहीं करता है, ठीक है। लोकसभा में किस राज्य को कितनी सीटें अलॉट की जाएगी ये डिसाइड करने का काम पार्लियामेंट करेगा, ठीक है। ये जो है ना इलेक्शन कमीशन डिसाइड नहीं करता है।
2003 के 87वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 1991 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया है। इनकरेक्ट है। ठीक है, द 87th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 प्रोवाइडेड फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ 1991 सेंसस। ठीक है, इनकरेक्ट है। 2001 जो है उसको बताया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? 2001 का सेंसस। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो है ना क्या हो जाएगा? डी। फिर से दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रत्येक मंत्री को राज्य विधानमंडल की किसी भी समिति में बोलने और मतदान करने का अधिकार होगा। ठीक है, इनकरेक्ट है ना। बोलने का अधिकार तो होगा पर मतदान करने का अधिकार सभी जगह पर नहीं होगा। एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड वोट इन एनी कमिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इनकरेक्ट है। वोट केवल कहां पर कर सकता है? जिस कमेटी का वो मेंबर होगा। ठीक है, यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत आता है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। करेक्ट है। ठीक है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ मैटर ऑफ फॉल्स विद इन द गवर्नर्स डिस्क्रिशन और नॉट, डिसीजन ऑफ द गवर्नर शैल बी फाइनल। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमको पता है उसका डिसीजन फाइनल होता है और वही डिसाइडिंग अथॉरिटी है कि कोई पर्टिकुलर मैटर उसका डिस्क्रिशन पावर है या नहीं है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को निम्नलिखित में से कौन से कार्य प्रदान किए गए? यानी कि है ना 11th शेड्यूल के कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से फंक्शंस जो हैं वो स्टेट्स ने पंचायतों को दिए हुए हैं। कृषि विस्तार सहित कृषि। ठीक है, करेक्ट है। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। ठीक है, 29 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। हम लोगों को देखना है कि इन 29 सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो स्टेट्स ने अभी तक पंचायतों को दिए हुए हैं। ठीक है, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन करेक्ट है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स करेक्ट है। मत्स्य पालन, फिशरी भी करेक्ट है। ठीक है, थर्ड भी करेक्ट है ना। लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करेक्ट है। तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा करेक्ट है, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन सारे के सारे 1 2 3 4 5 ठीक है सारे जो हैं वो है ना दिए गए हैं। अभी फिलहाल ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट जो है वो पंचायतों के पास है। कितने? 29 सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सारे के सारे पंचायतें देखती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस समिति को चुनाव के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज was appointed to give a report on state funding of the elections? तनखा समिति, वोरा समिति, JS वर्मा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी राइट है। 1998 में अपन लोग देखते हैं इस समिति को बैठाया गया था। इस समिति का जो मेन काम था वो क्या था? ये देखना था फिजिबिलिटी ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को देखना था। ठीक है, तो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसका पदेन अध्यक्ष होता है? ठीक है, यानी कि यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि कुछ कमिटीज दी हुई हैं। इनमें से हमको आइडेंटिफाई करना है कि है ना जो चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन होता है, इनमें से किसका एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है? मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, नहीं होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है उसका नहीं होता है। कर नीति परिषद का भी नहीं होता है। टैक्स पॉलिसी काउंसिल में भी जो है नहीं होता है। ठीक है, कर नीति अनुसंधान इकाई, ठीक है, ये भी नहीं होता है। यानी कि इनमें से किसी भी कमेटी का जो है वो अध्यक्ष नहीं होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी। कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, चुनावी बांड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम? ठीक है, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, हमको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, चुनावी बॉन्ड, ठीक है, टेन करोड़ के मूल्य वर्ग में जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, करेक्ट है ना। द इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन बी इशूड इन द डिनोमिनेशन ऑफ 10 करोड़। ठीक है, करेक्ट है। चुनावी बांड योजना का उपयोग सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। द इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग डोनेशन टू ऑल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, करेक्ट है। अभी हम लोगों ने देखा काफी ज्यादा जो है इस चीज को लेकर के कंट्रोवर्सी हुआ है। तो जितने भी रजिस्टर्ड अपन लोग देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इनके थ्रू सभी को जो है क्या किया जा सकता है? फंडिंग की जा सकती है, सभी को डोनेशन दिया जा सकता है। दानकर्ता द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द डोनर इज ट्रीटेड कॉन्फिडेंशियल। अभी हम लोगों ने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसमें उन्होंने बताया कि भाई जो दानदाता है, जो डोनर है, उनकी सबकी जो है इन्फॉर्मेशन आपको बतानी पड़ेगी, कौन कौन है और किनकी उन्होंने कितना पैसा दिया है। विदेशी कंपनियां राजनीतिक दलों को दान देने के लिए चुनावी बांड का उपयोग कर सकती है। ठीक है, करेक्ट। फॉरेन कंपनीज कैन यूज इलेक्टोरल बॉन्ड फॉर मेकिंग डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? ठीक है, 5 वर्ष के लिए की जाती है।
आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड, हमको पता है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। ठीक है, यानी कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के रिगार्डिंग यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, करेक्ट या सही स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। यह राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श से पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट्स। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। फैमिली कोर्ट जो है वो कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं, किसके साथ कंसल्ट करके, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। पारिवारिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है, इनकरेक्ट है। नो अपील शेल लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ द फैमिली कोर्ट। ठीक है, इनकरेक्ट है ना। इसके अवार्ड के अगेंस्ट क्या किया जा सकता है, अपील किया जा सकता है, इसके ऊपर किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। ठीक है ना। अपन लोग देखते हैं कि इस तरीके का कोई भी जो है वो रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, विद इन द डिसाइडेड टाइम पीरियड क्या किया जा सकता है, इसके अगेंस्ट अपील किया जा सकता है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है ना। आपका आंसर हो जाएगा ए, 62 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कवर करने वाला क्षेत्राधिकार की देखरेख में आता है। ठीक है, द जुरिसडिक्शन कवरिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉल्स अंडर द सुपरविजन ऑफ पोर्ट ब्लेयर में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच, अ सर्किट बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट एट पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, इनकरेक्ट, हमको पता है कलकत्ता का जो है वो बेंच लगता है। पोर्ट ब्लेयर में मद्रास उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच नहीं, अ सर्किट बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट एट पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच, करेक्ट। ठीक है, अ सर्किट बेंच ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट एट पोर्ट ब्लेयर। ठीक है ना, हमको पता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट है, उसके जुरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 63 का आंसर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं। अधिसूचित क्षेत्र समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी कि नोटिफाइड एरिया कमिटीज जो होती है उनके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, सही यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वे राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा निर्मित हैं। वे राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा निर्मित है। ठीक है, इनकरेक्ट है। दे आर स्टेट्यूटरी बॉडीज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, हमको पता है ये करेक्ट नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट करती है बाय गजट नोटिफिकेशन, इनको बनाया जाता है। ये स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं होती है, ये वैधानिक निकाय नहीं होते, वे पूरी तरह से मनोनीत निकाय है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर एन एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी, सारे मेंबर्स जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं। वे औद्योगिकरण के कारण तेजी से बढ़ते शहर के प्रशासन के लिए बनाए गए हैं, ये भी करेक्ट है। दे आर क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ फास्ट ग्रोइंग टाउन ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तेजी से जो है वो वहां पर जो है वो ना डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। न्यायमूर्ति बी एन श्री कृष्णा समिति का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया गया था। जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी वाज सेट अप टू, ठीक है, लोकपाल के अधिकार क्षेत्र की समीक्षा करना। ठीक है, टू रिव्यू द स्कोप ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द लोकपाल, नहीं, मध्यस्थता तंत्र के संस्थागतकरण की समीक्षा करना। ठीक है, रिव्यू द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द आर्बिट्रेशन। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। 2017 में ये कमेटी बनाई गई थी, टोटल 10 मेंबर्स थे, जिसके जो चेयरमैन है वो कौन थे, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा थे। इनके अलावा भी अपन लोग देखते हैं कि अदर जस्टिसेस को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। दैट वाज रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द आर्बिट्रेशन। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए उनके रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं। ग्राम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की समीक्षा करना, नहीं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की समीक्षा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 65 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सामान्यतः बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति का रिट तब जारी किया जाएगा जब किसी अनुच्छेद के दिए गए अधिकारों का उल्लंघन हो। आर्टिकल 21 का जब होता है, आर्टिकल 21 यानी कि है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तब क्या करता है, तब जो है वो है ना आर्टिकल 21, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि इसकी बात हो रही है, हेबियस कार्पस की बात हो रही है। तो हेबियस कार्पस कब लाया जाएगा, जब आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, यानी कि हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणी मत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। Which of the following are elected by a system of proportional representation by a means of the single transferable vote, यानी कि इनमें से कौन जो है वो है ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सिलेक्ट होते हैं थ्रू द मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा हमको पता है डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, पब्लिक इलेक्ट करती है। राज्यसभा के सदस्य करेक्ट है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, करेक्ट है, इसी तरीके से चुने जाते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य करेक्ट है। मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुने जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति भी जो है वो है ना इसी तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, प्रेसिडेंट और है ना वाइस प्रेसिडेंट दोनों इसी तरीके से चुने जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि 2, 3 एंड 4, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा सी। राज्यसभा के सदस्य भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुनते हैं, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी, ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 को लेते हैं। संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशंस फॉर अ पर्सन टू बी चूजन एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। किसी विशेष राज्य से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उस विशेष राज्य में निर्वाचक होना चाहिए। कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग एन इलेक्शन टू द राज्यसभा फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एन इलेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। इनकरेक्ट है, पहले ये क्वालिफिकेशन हुआ करता था, अब आजकल इस क्वालिफिकेशन को क्या कर दिया गया, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो है अमेंडमेंट करके इस कंडीशन को हटा दिया गया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ऐसी सीट से चुनाव लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित नहीं है, करेक्ट है। अ पर्सन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन कंटेस्ट फ्रॉम अ सीट नॉट रिजर्व्ड फॉर देम, यानी कि SC ST का कैंडिडेट अगर कोई है तो वो किसी ओपन सीट से जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इस तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हिस्सा नहीं है। अंतरराज्यीय जल विवाद, ठीक है, नहीं है, तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन हमारे आंसर का पार्ट होंगे, ठीक है। अंतरराज्यीय जल विवाद, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, हमको पता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते, तो ये हमारा आंसर का पार्ट होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, ठीक है, तो ये क्या है, उसके मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। एनी डिस्प्यूट बिटवीन 2 or more स्टेट, ठीक है, एनी डिस्प्यूट 2 or more स्टेट या यूनियन और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आता है, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। किसी संविधान पूर्व संधि से उत्पन्न विवाद, ठीक है, ये भी नहीं आता है। अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी से अगर अपन लोग देखते हैं कि कोई कंट्रोवर्सी अराइज होती है तो उसके ऊपर वो भी जो है वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। केंद्र के विरुद्ध किसी राज्य द्वारा क्षतिपूर्ति की वसूली, ठीक है, तो ये भी जो है वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 71 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, यदि कोई साधारण विधेयक भारत के द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद में, ठीक है, राज्य की विधान परिषद में पारित हो जाता है और राज्य विधानसभा उस विधेयक को अस्वीकार कर देती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम होगा? यानी कि हम लोगों को देखना है, इफ एन ऑर्डिनरी बिल ओरिजिनेटेड एंड पास्ड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ बाइकैमरल स्टेट इन इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिजेक्ट्स द बिल, देन व्हिच अमंग द फॉलोइंग वुड फॉलो। यानी कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उसको पास किया है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको रिजेक्ट कर देती तो क्या होगा? हमको पता है वो बिल फिर एक्ट नहीं बन सकता, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? विधेयक को राज्य विधान परिषद को वापस भेज दिया जाएगा। द बिल विल बी सेंट बैक टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, नहीं। विधेयक को विधानसभा सदस्यों और परिषद के सदस्यों की संयुक्त समिति को भेज दिया जाएगा, नहीं। द बिल विल बी सेंट टू अ जॉइंट कमिटी ऑफ असेंबली मेंबर्स एंड काउंसिल मेंबर्स, विधेयक पारित माना जाएगा, नहीं। द बिल विल बी डीम्ड टू बी पास्ड, विधेयक निरस्त हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा डी, द बिल विल बी लेप्स्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, रूस, ठीक है। ब्रिटेन हम लोगों को पता है अच्छी तरीके से, है ना। ब्रिटेन, इजराइल और न्यूजीलैंड, इनके कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अनरिटन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 73 में जाते हैं, ठीक है। चलिए, बासमती चावल के संबंध में, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। शायद टेक्निकल मिस्टेक की वजह से ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि कैंटोनमेंट बोर्ड के रिगार्डिंग अपन लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इन स्टेटमेंट्स को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, इनकरेक्ट। सॉरी। इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इनकरेक्ट है, हमको पता है ना।
सेंट्रल गवर्नमेंट अपन लोग देखते हैं कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करता है। छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, इनकरेक्ट है। द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, इनकरेक्ट है। बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव छावनी क्षेत्र की नागरिक आबादी के द्वारा सीधे किया जाता है, इनकरेक्ट है। द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिविलियन पॉपुलेशन ऑफ द कैंटोनमेंट एरिया, इनकरेक्ट है। स्टेशन की कमान संभालने वाला सैन्य अधिकारी छावनी बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करता है, करेक्ट है। द मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग द स्टेशन प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है, करेक्ट है। डी आंसर हो जाएगा आपका 74 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को लेते हैं। प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। उनका कार्यकाल निश्चित नहीं है और वे राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर बने रहते हैं, ठीक है, करेक्ट है। His term of office is not fixed and he holds office during the pleasure of the president, ठीक है। अपन लोगों को पता है कि है ना, प्राइम मिनिस्टर भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, अदर मिनिस्टर्स की तरह एक मिनिस्टर ही होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को क्या बोला जाता है, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स बोला जाता है, ठीक है। तो उनके लिए कोई अलग से प्रोविजन जो है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इनका कोई टर्म डिसाइड नहीं होता है और ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ये अपने ऑफिस में रहते हैं। वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है, इनकरेक्ट है। वेतन भत्ते जो है वो राष्ट्रपति डिसाइड नहीं करता। द सैलरी एंड अलाउंसेस आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, इनकरेक्ट है। कौन करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। वर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना। द डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो जो है मिनिस्टर जो है वो क्या हो जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगा, नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रेट हैं, ठीक है ना, कितने प्रकार के रेट बताए गए हैं, 5, 4, 7, 3, ठीक है। कितने रेट है, 5 रेट है बताइए अपन लोगों को, ठीक है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के रेट है हम लोगों को देखना है। आर्टिकल 32 और 226 में, ठीक है। कौन कौन से दिए हुए हैं, हेबियस कार्पस दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंडेमस दिया हुआ है, प्रोहिबिशन दिया हुआ है, सर्शरी दिया हुआ है और को वारंटो दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण दिया हुआ है, ठीक है, परमादेश दिया हुआ है, प्रतिषेध दिया हुआ है, अधिकार प्रच्छा दिया हुआ है, ठीक है, और उत्प्रेषण दिया हुआ है। तो 5 रिटों का डिस्क्रिप्शन हमको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, हमको पता है, ठीक है। कंसर्न्ड जो हाई कोर्ट होता है उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं, यानी कि संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो शपथ दिलाने का काम करते हैं। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है। व्हेन डज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज कम्स इनटू द इफेक्ट, ठीक है। द डे, जिस दिन अपन लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन का प्रोग्राम डिक्लेयर कर देता है, उसी दिन से कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इंप्लीमेंट हो जाता है। यानी कि जिस दिन चुनाव आयोग जो है वो है ना चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर देता है, उसी दिन से आदर्श आचरण संहिता लागू मानी जाती है, ठीक है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद, ठीक है, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के तुरंत बाद, ठीक है, यानी कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड इलेक्शंस, ठीक है, जैसे इलेक्शन को डिक्लेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, स्थायी लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द परमानेंट लोक अदालत, ठीक है। आपको क्या करना है, सही करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। स्थायी लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत स्थापित की जाती है, करेक्ट है। परमानेंट लोक अदालत आर एस्टैब्लिश्ड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, करेक्ट है। स्थायी लोक अदालतों का निर्णय अंतिम होता है और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है, करेक्ट है, ठीक है। द अवार्ड ऑफ द परमानेंट लोक अदालत इज फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज, ठीक है, दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है, ठीक है, दोनों को उसको मानना पड़ता है। आपका आंसर हो जाएगा सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। भारत के अटॉर्नी जनरल को किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, करेक्ट है, हमने पहले भी देखा है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस और एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस, ठीक है, हम लोगों को पता है आर्टिकल 77 ये अथॉरिटी
मिनिस्टर्स को, ठीक है, मिनिस्टर्स को और अटॉर्नी जनरल दोनों को मिली हुई होती है, ठीक है। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, इनकरेक्ट है, ठीक है ना। अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी हाउस, ठीक है, अगर वो मिनिस्टर है तो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 को देख लेते हैं। हाल ही में स्थापित शिकायत अपीलीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आईटी नियमों के तहत समितियां जीएससी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड ग्रीवियंस अपीलेट कमिटीज, ठीक है, अंडर द आईटी रूल्स 2021, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021. It has been set up by the government to look into users complaints against the large social media companies. बिल्कुल सही, ठीक है ना, बिल्कुल सही। इसे सरकार द्वारा स्थापित किया गया है ताकि बड़े पैमाने पर उपयोगकर्ताओं की शिकायतों पर, यानी कि सोशल मीडिया कंपनी जो क्लाइंट्स हैं, जो यूजर्स हैं, जिनको समस्या आती है इनको यूज करने में, उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए जो है इनका प्रावधान किया गया। करेक्ट है। इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट विल ऑपरेट ओनली ऑनलाइन, ठीक है, इनकरेक्ट है, ओनली ऑनलाइन ऑपरेट नहीं करेगा, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो संचालित होगा केवल ऑनलाइन, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में समाचारों में देखी गई चीन +1 रणनीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द चाइना +1 स्ट्रेटेजी रिसेंटली सीन इन द न्यूज? यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए यूएसए के नेतृत्व वाला रणनीतिक गठबंधन है, इनकरेक्ट। It is a US-led strategic alliance to counter Chinese aggression into the Indo-Pacific region. Incorrect है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा चीन के बाहर अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थानांतरित करने के लिए लिया जा रहा रणनीतिक निर्णय है। करेक्ट। It is a strategic decision being taken by the MNCs to shift their supply chains outside China. बिल्कुल करेक्ट है। कोविड के दौरान अपन लोग देखते हैं कि सप्लाई चेन जिस तरीके से चाइना के चलते इंटरप्ट हुआ था, जिसके चलते पूरी की पूरी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई थी, है ना। सब जगह पे ये सोचा गया था कि भाई ओवर डिपेंडेंस ऑन वन कंट्री जो है वो क्या है, काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसीलिए चाइना +1 पॉलिसी बनाया गया फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन, ठीक है। यह एक रक्षा कार्यक्रम है जिसमें क्वाड गठबंधन में एक सदस्य और सदस्य शामिल किया जाना शामिल है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया बी। 82 का आंसर आपका क्या है? बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में जाते हैं। श्री XYZ जिला न्यायाधीश बनना चाहते हैं। भारत के संविधान में जिला न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? Mr. XYZ wants to become a district judge. What is the minimum age prescribed in the Constitution of India so that he become a district judge? कोई मिनिमम एज डिसाइडेड नहीं है, हमको पता है, ठीक है, कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं करता है, ठीक है। नो मिनिमम एज इज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, एग्जिट पोल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि एग्जिट पोल के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, इसके हमको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। एग्जिट पोल एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग चुनाव के बाद मतदाताओं के उस उम्मीदवार के बारे में सर्वेक्षण को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसके पक्ष में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, ठीक है। एग्जिट पोल इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट अ पोस्ट इलेक्शन सर्वे ऑफ वोटर्स रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स इन हुज फेवर देयर हैड एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज, करेक्ट, ठीक है ना। एग्जिट पोल से अपने को पता चलता है, ठीक है, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल एक ही है, ठीक है, इनकरेक्ट है। एग्जिट पोल एंड ओपिनियन पोल आर वन एंड सेम, इनकरेक्ट है। एग्जिट पोल एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से मतदान के परिणामों के बारे में सबसे सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, इनकरेक्ट है। एग्जिट पोल इज अ डिवाइस थ्रू विच रिजल्ट ऑफ वोटिंग कैन बी मोस्ट एग्जैक्टली प्रेडिक्टेड। हमको पता है कई बार ओपिनियन फेल्स होते हैं, ठीक है, हम लोगों ने देखा एग्जिट पोल फेल हुए भी है, इस बार भी यही चीज हमको देखने को मिली है। कई ओपिनियन एग्जिट पोल्स जो है वो, है ना, एनडीए के लिए क्लियर मेजोरिटी बता रहा था, लेकिन अपन लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के लिए क्लियर मेजोरिटी बता रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एग्जिट पोल हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा प्रतिरूपण को रोकने के लिए बनाया गया एक प्रशासनिक उपकरण है, इनकरेक्ट, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को लेते हैं। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू द मनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए धन विधेयक को सुरक्षित रखता है तो राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं रह जाती, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना। व्हेन द गवर्नर रिजर्व्स अ मनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट द गवर्नर्स असेंट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ठीक है। जब प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उसको भेज दिया है तो फिर गवर्नर का जो असेंट है वो कोई मैटर नहीं करता है। राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, ये भी करेक्ट है।
द गवर्नर कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वो नहीं भेज सकता। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 86 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में उल्लेखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जोनल काउंसिल्स। ठीक है, ये सलाहकार निकाय है जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के तहत बनाया गया था। ठीक है, इनकरेक्ट है। These are advisory bodies that were created under the provisions of Article 263 of the Indian Constitution। ठीक है, इनकरेक्ट है। ये क्या है, ये स्टेट्यूटरी बॉडीज है जिसको अपन लोग देखते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका प्रोविजन नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, करेक्ट है। द यूनियन होम मिनिस्टर एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द ऑल जोनल काउंसिल, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। कुल 4 क्षेत्रीय परिषद है, इनकरेक्ट है। There are 4 zonal councils in total that covers all 28 states of India। इनकरेक्ट है, हमको पता है 5 जोनल काउंसिल्स काम करती हैं, यानी केवल 7 सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रॉक्सी वोट की सुविधा सशस्त्र बलों से संबंधित सेवा मतदाताओं को प्रदान की जाती है, इनकरेक्ट है। ठीक है, द फैसिलिटी ऑफ द प्रॉक्सी वोट इज प्रोवाइडेड टू द सर्विस वोटर्स बिलोंगिंग टू द आर्म्ड फोर्सेस। इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि अभी अपन लोग देखते हैं 2016 में है ना, मेजर बीसी खंडूरी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई थी इसके ऊपर विचार करने के लिए, इसकी फिजिबिलिटी को देखने के लिए, लेकिन अभी तक प्रॉक्सी वोट का जो अथॉरिटी है वो दिया नहीं गया। ठीक है, डाक मत पत्र की सुविधा चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित कुछ वर्ग के लोगों को प्रदान की जाती है, बिल्कुल करेक्ट है ना। द फैसिलिटी ऑफ द पोस्टल बैलेट इज प्रोवाइडेड टू सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल नोटिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन, ये करेक्ट है। अपन लोग देखते हैं आर्म फोर्सेस के मेंबर जो होते हैं, इलेक्शन की जो प्रोसेस हो रही होती है उसमें जो ड्यूटी दे रहे होते हैं एम्प्लॉइज होते हैं, उनको भी जो है वो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी जाती है। तो प्रॉक्सी वोटिंग का फैसिलिटी अभी फिलहाल नहीं है, पोस्टल बैलेट हमारे यहाँ पर चलता है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उनके चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ठीक है ना, करेक्ट है। द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर हिज इलेक्शन डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। उन्हें हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है, करेक्ट है। अ फॉर्मल इंपीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिज रिमूवल, ठीक है ना, करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में चलते हैं। संसद के दोनों सदनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तय किया है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तय किया है, इनकरेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, इनकरेक्ट है। ठीक है, कोई टर्म जो है उन्होंने डिसाइड नहीं किया, केवल ये बोला गया है कि है ना 1/3 मेंबर्स आफ्टर एवरी 2 इयर्स जो है वो रिटायर होंगे, और जो टर्म डिसाइड किया गया वो किसका किया गया है ना वो पर्टिकुलरली अपने को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। केवल ये बोला गया है कि 1/3 मेंबर जो है वो क्या होंगे, आफ्टर 2 इयर्स रिटायर्ड होंगे। केवल लोकसभा का अध्यक्ष ही केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है, इनकरेक्ट है। ओनली द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, ठीक है। डिसॉल्यूशन की अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास होती है, लोकसभा स्पीकर के पास नहीं होती। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 90 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, वरीयता तालिका के अनुसार निम्न अधिकारियों को उच्च से निम्न रैंक में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग ऑफिशियल्स फ्रॉम हायर टू लोअर रैंक एज पर टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स, ठीक है। प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, संघ के कैबिनेट मंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन। तो यानी कि सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर आएंगे, नंबर 1, ठीक है। इसके बाद अपन लोग देखते हैं कौन, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल आएंगे, ठीक है। इसके बाद कौन आएंगे, पूर्व राष्ट्रपति आएंगे, और इसके बाद जो है वो सबसे आखिरी में कौन आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4 बी। सबसे पहले कौन आएंगे, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद कौन आ जाएंगे, गवर्नर्स आ जाएंगे विद इन देयर स्टेट्स, उसके बाद फिर कौन आ जाएंगे, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, उसके बाद फिर यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 91 को देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। विद रेफरेंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वे सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इनकरेक्ट। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा। आर्टिकल 75(3) जो बोलता है वो क्या है, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। संविधान के अनुसार किसी मंत्री की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, करेक्ट है स्टेटमेंट।
देयर इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मिनिस्टर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, करेक्ट है। मिनिस्टर की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल केवल क्या होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो किसके लिए होती है, लोकसभा के लिए होती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। प्रत्येक मंत्री का कर्तव्य है कि वो कैबिनेट के निर्णयों का समर्थन करे और संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह उनका समर्थन करे। करेक्ट है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड बाय कैबिनेट डिसीजंस एंड सपोर्ट देम बोथ विद इन एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। चलिए, जब भी उन्हें संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है तो वो स्वतः ही उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। करेक्ट है। Whenever he is appointed as a member of a parliamentary committee, he automatically becomes its chairman। ठीक है, ये ट्रेडिशन है। अगर किसी भी कमेटी के वो है ना चेयरमैन है, तो ऐसे किसी भी कमेटी के वो मेंबर है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, उसको हेड करेंगे, उसके वो चेयरमैन होंगे। उनके चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। इनकरेक्ट है। द डेट ऑफ हिज इलेक्शन इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। हमको पता है लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, वे लोकसभा के अध्यक्ष के अधीनस्थ होते हैं। ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। ही इज सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, वो उसके सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं। यानी कि केवल आपका क्या है, केवल आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, संसद के दोनों सदनों में इस तरह की अलग अलग समितियां होती है। यह समिति सदन के कार्यक्रम और समय सारणी को नियंत्रित करती हैं। यह सरकार द्वारा सदन के समक्ष लाए गए विधायी और अन्य कार्यों के निष्पादन के लिए समय आवंटित करती है। लोकसभा समिति में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में इसके पदेन अध्यक्ष सहित 11 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि किस समिति की बात की जा रही है। ठीक है, बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैव सेपरेट कमिटीज ऑफ दिस काइंड। दिस कमिटी रेगुलेट्स द प्रोग्राम एंड द टाइम टेबल ऑफ द हाउस। इट allocates time for transaction of legislative and other exercises brought before the house by the government. The Lok Sabha committee consists of 15 members, including the speaker as its chairman. In the Rajya Sabha, it has 11 members, including the chairman as its ex officio chairman. Which of the following parliamentary committees has been described in the passage given above? यानी कि किन समितियों की बात की जा रही है, हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कार्य मंत्रणा समिति, ठीक है, करेक्ट है ना, यही आंसर आपका होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज, ठीक है, 93 का आंसर हो गया आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं। मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। यानी कि विद रेफरेंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। इनकरेक्ट है। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। ठीक है, पता है ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, 6 महीने में उसको हाउस का मेंबर बनना रहता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जिनकी प्रधानमंत्री द्वारा अनुशंसा की जाती है। करेक्ट। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्संस एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर का प्रिविलेज होता है, वो जिनको रिकमेंड करते हैं उन्हीं लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कितने सत्र लिए? 11 सत्र लिए थे। हाउ मेनी सेशंस डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, 11, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं। भारत के संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कौन कौन सी बातें मेंशन की गई हैं, उसे उस राज्य का अनिवासी होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जाता है। इनकरेक्ट है। ही शुड बी अ नॉन रेसिडेंट ऑफ द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। ऐसी कोई जो है क्वालिफिकेशन नहीं डिसाइडेड है। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना आवश्यक है, लेकिन यह सलाह उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। इनकरेक्ट है। द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड बट द एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन हिम। ठीक है, इनकरेक्ट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों का प्रोविजन नहीं है। ये दोनों ही रिकमेंडेशंस हैं जो किसने की थी? सरकार या कमीशन ने की थी। ठीक है, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। करेक्ट है। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स। तो केवल एक क्वालिफिकेशन है, थर्ड, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 97 को लेते हैं। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राष्ट्रपति संघ सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। इनकरेक्ट।
ठीक है। द प्रेसिडेंट इज द चीफ स्पोकमैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति सदन में सरकारी नीतियों की घोषणा करता है, इनकरेक्ट है। द प्रेसिडेंट अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, इनकरेक्ट। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य हो सकता है, करेक्ट। द प्राइम मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, थर्ड स्टेटमेंट केवल करेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका, सही नहीं पूछा है, सॉरी क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, आपका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, संसद के निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लोकसभा के चुनाव के उद्देश्य से मतदाता सूची तैयारी और संशोधन का प्रावधान करता है? Which of the following act of the parliament provides for the preparation and revision of electoral rolls for the purpose of elections to the house of the people? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में ये जो प्रोविजन किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। यानी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है उनमें से आपको करेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये देशों के बीच द्विपक्षीय संधियां हैं जो साक्ष्य के आदान प्रदान की अनुमति देती है, करेक्ट, ठीक है। दे आर बायलैटरल ट्रीटीज बिटवीन द कंट्रीज दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ एविडेंसेस, करेक्ट है। विदेश मंत्रालय आपराधिक कानून के मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए नोडल मंत्रालय है, इनकरेक्ट, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर प्रोवाइडिंग म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन द क्रिमिनल लॉ मैटर्स, इनकरेक्ट है। होम मिनिस्ट्री होता है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी इस संबंध में न्यायिक प्रक्रियाओं की सेवा के संबंध में विदेशी सरकारों के साथ व्यवस्था का उल्लेख नहीं करती है, ठीक है, इनकरेक्ट है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डज नॉट मेंशन अरेंजमेंट्स विद द फॉरेन गवर्नमेंट्स रिगार्डिंग सर्विस ऑफ जुडिशियल प्रोसेसेस इन द रिगार्ड, ठीक है। तो ये जो है वो आपका स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। इस तरीके के प्रोविजन सीआरपीसी में किए गए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यह एक गैर सरकारी लॉबिंग संगठन है जिसे बड़े पैमाने पर वैश्विक उद्यमों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन लार्जली फंडेड बाय द ग्लोबल एंटरप्राइजेस, बिल्कुल करेक्ट है, 1971 में बना था, ठीक है। 1000 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी फंडिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग निर्णायक अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और यहाँ तक कि युद्धों से बचने के लिए किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। It has been used for pivotal international diplomacy and even avoiding wars. Which of the statement given above is are correct? ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 1 और 2, सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये हुआ आपका 44th डे कंप्लीट। आज आपने 100 क्वेश्चंस को जो है वो लेकर के हम चले हैं। 45 डे के लिए जो है आप कल पाठ के साथ बने रहिएगा, आपका अगले दिन का टास्क आपको मिल जाएगा।